नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार, प्रोफेसर हैं वो इंग्लिश के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आज हम बात करेंगे उनके साथ नीट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ, जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। पिछले साल भी जो है नीट का एग्जाम जो है बड़ा उस पर विवाद हुआ। हालांकि कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ 1500 के करीब बच्चों का फिर से एडमिशन ये एग्जामिनेशन हुआ। उसमें कई बच्चे शामिल नहीं हुए जिनको 720 नंबर आए थे। 720 में 720। और पहली बार पता चला था पिछले साल की नीट में भी जबरदस्त धांधली और बेईमानी होती है, हो रही है। और तब एनटीए को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए थे उसको लेकर के रक्षा जो हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने पहले तो स्वीकार ही नहीं किया था कि गड़बड़ी हुई है। बाद में स्वीकार किया और कहा कि हम सब चाक चौबंद कर देंगे, ठीक कर देंगे, आगे ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही एग्जाम कैंसिल करने को स्वीकृति नहीं दी थी। कुछ लोगों के एग्जाम हुए थे फिर से, लेकिन इस बार फिर पेपर लीक हो गया। और बिहार से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह उसके तार जुड़े। और 24 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था। और वो 24 लाख बच्चों के मतलब होता है कि केवल एग्जामिनेशन घर बैठे नहीं देते, उनको कहीं जाना पड़ता है, उनको सेंटर तक पहुंचना होता है, रिजर्वेशन लेना होता है। क्योंकि इस देश में कहीं आना जाना हुआ, तो अगर ट्रेन से आना जाना हो, बस से आना जाना हो, अपना व्हीकल नहीं है, तो फिर आपके लिए संकट है कि आपको भीड़ से गुजरना पड़ेगा। समय पे चीजें अगर नहीं लेते हैं तो आपको तमाम असुविधाएं झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ डॉक्टर संदीप हैं, उनसे बात करेंगे नीट को लेकर के कि नीट का जो ये खेल चल रहा है वो क्या है। संदीप भाई बताइए, नीट को लेकर के जो एक विश्वसनीय संस्था थी, नीट का एग्जाम मतलब बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, और इसमें अगर बेईमानी होती है, इसमें अगर गड़बड़ियां होती हैं, तो फिर तो देश के पूरे सिस्टम पे सवाल है। बिल्कुल धनंजय जी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत का एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है। भारत में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए डॉक्टर बनना एक सपने की तरह होता है। आप आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में, अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में चले जाइए और बच्चों से पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके बाद इंजीनियर बनने की बात करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर बनना एक ऐसा प्रतिष्ठित पेशा है जहाँ सबको सम्मान मिलता है। हालांकि अब ये दौर धीरे धीरे बदल रहा है। अब ये सम्मान से अलग ऑडी गाड़ियों की तरफ चलता जा रहा है, जब से कॉर्पोरेट ने हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर लिया है। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो सपना है उस सपने को तोड़ दिया गया है, उस सपने का गला घोंट दिया है इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी 2017 में, और उसको ये कह के बनाया गया था कि जो परीक्षा का बर्डन है भारत में वो ये एजेंसी उठा नहीं पा रही है। मतलब जो एजेंसियां इससे पहले एग्जाम कराती थी, जैसे सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करा रहा था, उसको रोक के एनटीए को दिया गया, यह काम बनाया गया। ओखला दिल्ली में उसका ऑफिस है। और एनटीए पहली बार जब बहुत ज्यादा विवादों में आया, वैसे तो हर एग्जाम में एनटीए विवादों में रहा है, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट रहा हो पूरे भारत में अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स का, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो सोशल साइंस हो या साइंस हो, उसमें एडमिशन का मसला भी एक बार 1 साल तक चलता रहा। दूसरा, जेई के एग्जामों में बहुत आरोप लगे हैं। 2024 में जो नीट एग्जाम था उसमें धांधली के बहुत व्यापक आरोप लगे। उसके बाद यूजीसी नेट का 2024 का पेपर डार्क नेट पर उपलब्ध था। उसके बाद सीएसआईआर नेट का पेपर भी लीक हो गया। मैंने एनटीए में लीकेज एक परमानेंट समस्या बन चुकी है। लेकिन 2024 में जो एनटीए के डीजी, डायरेक्टर जनरल थे, सुबोध कुमार जी, उनको अभी वो एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं। तो ऐसी स्थितियों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल अभिषेक कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाते हुए हम इसको बढ़िया से कंडक्ट कराएंगे। लेकिन आपको बताता चलूं धनंजय जी कि इस देश में पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं और 48 रीटेस्ट हुए हैं। एक्चुअली रीटेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें खर्चा आता है। अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि ये जो नीट का एग्जाम दोबारा होगा उसमें 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये जो 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, जो दूसरे डेवलपमेंट के कामों में लगते वो दोबारा अब बेकार जा रहे हैं।
तो वो देश विरोधी कौन लोग हैं जो इस तरह की इम्तिहान को, एग्जाम को बार बार धोखा दे रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। हालांकि 2024 में एक अधिनियम भी बना, परीक्षा अधिनियम 2024। अगर आप पेपर लीक करवाते हुए या कोई भी लीगल एक्टिविटी में पकड़े जाएंगे तो आपको 10 साल की सजा या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो अपराधी हैं इतने निर्भीक हैं कि वो लगातार इसमें लगे हुए हैं और लग के वो लगातार पेपर लीक कर रहे हैं और इस सिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। इससे दिक्कत ये है कि एक भी बच्चा अगर आत्महत्या करता है तो वो पूरा सिस्टम का फेल्योर है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। कल दिल्ली में रोहिणी में एक बच्चे ने कुंठा में आत्महत्या कर ली है, उसकी जान का जिम्मेदार कौन है? एफआईआर नहीं होना चाहिए एनटीए के खिलाफ? कौन उस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर देखिए किसी भी व्यवस्था में जब एक आदमी भी गलत आदमी जाता है तो उससे क्या होता है ना कि उस समाज का विश्वास टूटता है, फिर समाज में धीरे धीरे कुंठा का प्रसार होने लगता है, निगेटिविटी का प्रसार होने लगता है और न्याय नहीं होने से, ईमानदारी नहीं होने से समाज का विघटन तय है। तो भारत उसी विघटन की तरफ है जहां कहा गया था कि हम न्याय स्थापित करेंगे, हम पहले के करप्शन को खत्म कर देंगे। भारत में पेपर लीक कभी समस्या थी ही नहीं, नई नई समस्याओं से और भारत को जोड़ दिया गया, भारत में से समस्या खत्म करने की बजाय। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा संकट है। जैसे मैं संक्षेप में बता दूं कि ये 1 मई को पेपर लीक होने की बात आ रही है, जब सीकर से केरल में पढ़ने वाले एक मेडिकल कॉलेज के लड़के ने व्हाट्सएप पे उस पेपर को सीकर में फॉरवर्ड किया, राजस्थान में, और वहां से सीकर में तमाम जो पेइंग गेस्ट था जो उसके यहाँ से फिर फैला, वो पूरी जगहों पे फैला और अभी तो लोग पकड़ भी लिए गए हैं। शुरुआत में जब 7 मई को एनटीए ने इस बात की जानकारी ली तो मालूम चला कि 141 क्वेश्चंस एकदम हूबहू वही थे, हैंड रिटन थे, मटेरियल अवेलेबल था। और उसके बाद फिर 12 मई की दोपहर में यह निर्णय ले लिया गया कि ये पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए 2024 में तमाम प्रदर्शन हुए, धरने हुए, बहुत बड़े बड़े चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उसको तुरंत कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जो जनता का मूड है वो अब विद्रोही हो गया है। लोग लगातार ईवीएम पर धांधली का आरोप लग रहा है, लगातार सारी संस्थाओं पे आरोप लग रहा है। ऐसे में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और इस मूड को भांपते हुए सरकार ने तुरंत उसको रद्द कर दिया। लेकिन समस्या ये है कि रद्द तो कर दिया, राजस्थान की जो एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वो उसकी जांच भी कर रहा था, अभी सीबीआई को दे दिया गया है। लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी एक समय साख हुआ करती थी देश में, अभी उसी के डायरेक्टर का चयन विवाद में है। जब नेता विपक्ष ने कहा कि हमको ये जो 67 उम्मीदवार आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनका अप्रेजल, उनकी 3 डिग्री जो टेस्ट रिपोर्ट है, ये सारी चीजें मुझे आपको पहले भेजनी थी, 1-2 घंटे में मैं उसको पढ़ लूंगा, देख लूंगा और उसके बाद निर्णय दे दूंगा, ये कैसे संभव है? तो अभी जो पिछले सीबीआई के डायरेक्टर है प्रवीण सूद, उन्हीं के कार्यकाल को सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया है, जो अपने आप में विवाद में है। तो सीबीआई कितना जांच कर पाएगी, कितना न्याय कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा संकट है, समस्या है। 2024 में जो जांच हो रही थी उसमें 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है और अभी सजा हुई है कि नहीं इतना विस्तार से नहीं अभी नहीं हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आगे मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि 2024 का नीट जो था वो हमारे युवाओं के प्रति कितना एक तरह का की बड़ी साजिश थी, जिसपे बहुत ईमानदारी से कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है और उसी की वजह से ये पेपर लीक का जो मसला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये बार-बार पेपर लीक क्यों होता है? ये एजुकेशनल प्रॉब्लम है कि एकेडमिक में जो लोग हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं या ये एक पॉलिटिकल इशू है? देखिए धनंजय जी, कल जो लोग पकड़े गए हैं राजस्थान में, एक बिनवाल नाम के व्यक्ति हैं जो बीजेपी के लीडर भी हैं। उन्होंने जब उनको वीडियो वायरल है कल से कि जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो वो बोल रहे हैं कि आप हमें पकड़ रहे हो लेकिन जो इसमें बड़े लोग शामिल हैं उनको क्यों बचा रहे हो या उनको पकड़ क्यों नहीं रहे हो? देखिए धनंजय जी, बिना सत्ता के संरक्षण का ऐसा काम हो सकता है क्या? आप ये क्यों नहीं, आप कोई खबर पढ़ते हैं वर्ल्ड न्यूज फोरम्स पे कि यूएई में परीक्षा का पेपर लीक हो गया? वहां कानून इतना सख्त है कि एक बार आदमी अगर पकड़ लिया जाए गलत एक्टिविटीज में तो फिर इसको जान का खतरा रहता है। और जान एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी की प्यारी, माने हर व्यक्ति को वो प्यारी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पेस देता है इन लोगों को जहां वो लगता है इनको कि हम बच जाएंगे। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये बात साफ निकल के आ रही है धनंजय जी, और बहुत ही ये मतलब मैं उसको खाली कह दूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी ठीक नहीं लगता है। वो बहुत ही
खराब है, न्याय के खिलाफ है। वो जो विनवाल है, उसके घर में से 5 लड़के नीट में पढ़ाई कर रहे हैं पास होके। इतनी प्रतिभा है कि पांचों लड़के उसके वो एकदम टॉपर थे, और पिता और परिवार का जो फिलॉसफी है वो इस तरह की है, और बच्चे नीट में सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो वो किसी न किसी मेरिट वाले लड़के की कीमत पे गए हैं ना धनंजय जी। तो ये तो काम है जो देश है, समाज है, उसको इंश्योर करना है कि योग्य आदमी जाए। अब ये अयोग्य लोग जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल में मारेंगे पीटेंगे नहीं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे पिछले सालों में कि डॉक्टर ही मरीज को मार रहा है। हिमाचल में एक घटना हुई थी जहां डॉक्टरों ने मरीज को पीट दिया हॉस्पिटल में। तो ऐसे डॉक्टर जो बिना मेरिट वाले हैं, वो कैसे तैसे जुगाड़ लगा के पास भी हो जाएंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे, और नौकरियों में आएंगे तो जनता का ही उत्पीड़न करेंगे। योग्य आदमी संघर्ष से क्या होता है कि निखर जाता है। जब वो किताब से संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, तो उसको समझ में आता है कि हर व्यक्ति का इज्जत करना है। तो वो नहीं करता इस तरह की चीजें। संघर्ष व्यक्ति को विनम्र बनाता है। और ये अहंकारी लोग कितने सेवा कर पाएंगे। तो पूरा सिस्टम टूट रहा है, क्रम्बल हो रहा है। और ऐसी स्थितियों में जो आपने सवाल किया, ये बहुत बड़ा मैंने महत्वपूर्ण समस्या है। ये मेरिट के खिलाफ साजिश है, उसमें स्टेट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि इसको एग्जाम्स देखिए एकदम फेयर होने चाहिए, और फेयर नहीं हो रहे हैं तो ये जनता के खिलाफ साजिश है, और स्टेट इसमें कुछ नहीं कर रहा है। और कानून, लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत होना चाहिए, नियम स्पष्ट होने चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। हालांकि नीट के जो आयोजक थे अभिषेक सिंह जी, जो डायरेक्टर जनरल, उन्होंने कहा कि हमने जैमर लगा रखे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर्स लाए गए थे, वो वो बेसिकली उसमें चिप लगी हुई थी, जीपीएस लगा हुआ था कि उनका रूट अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुआ तो हमको खबर मिलेगी। फिर वो कहते हैं कि हमने 128 टेलीग्राम के चैनल्स को ब्लॉक कर रखा था। हमने जो 432 परीक्षा सेंटर्स थे पूरे भारत में, उनमें उन्होंने परीक्षार्थियों को बहुत पहले बुला के और उनकी सघन चेकिंग की थी। वहां 5G के सेंटर्स के आसपास जैमर्स लगा दिए थे, ताकि कहीं से कोई कॉल और इस तरह की टेक्निक मैंने चीजें मदद न मिले। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर रोक लगा दिया था। इसके बावजूद भी पेपर लीक हुआ। बताया जाता है कि जहां से छपता है वहां से सांठगांठ तमाम तरह की चीजें, अभी और भी बातें निकल के आ रही हैं धनंजय जी। जी। नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है संदीप भाई कि आरक्षण के खिलाफ जिस तरह से लोग हैं, और खास करके डॉक्टर को लेकर के ज्यादा बात करते हैं। अरे ये आरक्षण वाले डॉक्टर आएंगे तो क्या होगा, व्यवस्था खराब होगी, क्या इलाज होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जो अनुभव है उसमें ये है कि आरक्षण वाले तो मेरिट पे जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजों में जो लड़के जाते हैं, लड़के लड़कियां जाते हैं, उसमें ज्यादातर वो होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जिनके पास अफरात पैसा है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, उसने सीटें बढ़ाने के नाम पर के अलग तरीके की चीजें कर दी है, और वो कॉलेजों में भीड़ लग रही है। जो जितना पैसा देगा उतना बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या एक ऐसी भी बात आई थी, इसलिए मैंने कहा कि क्या स्टेट इसमें शामिल है। ऐसी बात आई थी कि ये जो पेपर लीक कराए जाते हैं, खास के नौकरियों के पेपर लीक कराए जाते हैं, जो एग्जामिनेशन होते हैं नौकरी के लिए, उसके पीछे वजह होती है कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, नौकरी टालना चाहती है। तो पेपर लीक करा दिया, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर जो है 1 साल के बाद वापस होगा, फिर कुछ होगा, फिर 1 साल के वापस होगा, तब तक स्पेस मिल जाता है। क्या नीट में भी इस तरह की चीजें हैं? और अगर नीट में इस तरह की चीजें हैं, तो ये इस तरह से जो अभिषेक जी की बात बता रहे हैं, इस तरह कहने से कि हमने तो सारा चाक चौबंद किया था, फिर भी हो गया तो कौन कर दिया? कोई स्टूडेंट तो नहीं किया होगा। जहाँ पेपर छप रहा है, जो पेपर सेट कर रहे हैं, जो लाने ले जाने में शामिल हैं, वो तमाम लोग शामिल हैं। उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल नहीं है। सरकार कहती है कि हम घुसपैठिए ढूंढ लाएंगे, कहाँ कहाँ से पकड़ लाएंगे, पाताल से प्रधानमंत्री ढूंढ लाते हैं, वो कौन यहाँ हमला करके चला गया। और नीट पेपर कौन लीक कर देता है ये पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री चुप है, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो एकदम गायब। कहीं चल राहुल गांधी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जो क्या खाओ, क्या पियो, कैसे नहाओ, किधर जाओ, इस पर बोलते हैं। वो प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए, वो एग्जामिनेशन देने के तरीके बताते हैं, लेकिन वो पेपर कैसे लीक ना हो, इसका इसका तरीका तो बताएं अपने अधिकारियों को। धनंजय जी, आपका ये सवाल बहुत व्यापक है। इसमें 2 चीजों का मैं उत्तर दूंगा। एक तो जो आपने शुरुआत में सवाल किया मेरिट का, और कैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटों के द्वारा अमीर लोगों को एडमिशन दिए जा रहे हैं। देखिए धनंजय जी, खाली ये समस्या बस एडमिशन की नहीं है। देखिए कायदे से भारत के विश्वविद्यालयों में प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा की सीट होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होने ही नहीं चाहिए,
क्योंकि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कभी भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। उनके साथ संकट ये है कि और एक और बात आप देख लीजिए कि ये जो पेपर लीक में नाम आ रहे हैं, वहाँ वो पूरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है। कोचिंग चलते कैसे हैं? एक्चुअली प्रकृति ऐसा न्याय करती है ना धनंजय जी, कि जिनके विचार, विचारधारा, जिनकी सोच बेहतर होती है, वही बेहतर पढ़ सकते हैं। एक्चुअली प्रकृति ने कुछ चीज़ों को ऐसे बनाया है कि वो सब कुछ नहीं हो सकता है एक परिवार में, कि लुटेरे भी हों, मेरिटोरियस भी हों, विचार ना हों और आप धनी भी हों विचारों के, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसी स्थितियों में आप देखिए कि जो जेन्युइन संघर्ष कर रहा है, उसको तो इस देश में उसको कोई वैल्यू नहीं है। अब आप देखिए एक और घटना, बहुत बड़ी घटना है ये, और ये 2024 के नीट पर सवाल उठा रही है। सीकर का एक परीक्षा सेंटर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा उसको। वो जो परीक्षा सेंटर है, इतना भयावह उसने काम किया है कि उसको देख के बड़ा मैंने, हाँ याद आ गया मुझे। ये देखिए राजस्थान के सीकर स्थित मंगल चंद डिडवानिया विद्या मंदिर, जो कि नीट परीक्षा का एक केंद्र था, में 4 छात्रों ने पिछली बार 700 से अधिक अंक प्राप्त किए थे। 45 छात्रों ने 650 से अधिक अंक प्राप्त किए थे और 92 छात्रों ने 600 का आंकड़ा पार किया, 200 छात्रों ने 500 का आंकड़ा पार किया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में इतने बच्चे इतना नंबर पा जाएं, ये असंभव है। और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग इन्वॉल्व हैं। सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसके संस्थापक, मालिक सब नाच रहे हैं। और उसकी वजह से समस्या ये है कि मेरिट जो है वो देश में पीछे जा रही है, और मेरिट के पीछे जाने से संकट केवल और केवल कमजोर तबके को है। जैसे आपने बताया ना, आपका जो सवाल था पहला जो आपने पूछा, वो बहुत बड़ा व्यापक सवाल है। देखिए वो सिस्टम को कैसे तोड़ता है। पैसे वाले जब उनके बच्चे मेडिकल में एडमिशन पा जाते हैं, फिर उसके बाद पीजी कर लेते हैं पैसा देके, फिर उसके बाद वो नौकरियां भी ले लेते हैं। मेरिट वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि अपनी पूंजी से पूरे सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, और किसी भी देश में जो मेरिट है, जो जेन्युइन लोग हैं, जो चिंतन पठन पाठन कर सकते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। और इस तरह के लोगों के पीछे चले जाने की कीमत पूरा समाज चुकाएगा धनंजय जी। अगर अच्छी पत्रकारिता आज नहीं है इस देश में, तो उसकी कीमत हम पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई है, हम दुर्दशा से चुका रहे हैं। इस गटर मीडिया की वजह से हम आज इतनी बुरी स्थिति में है, क्योंकि 12 साल से उसने सारी देश की गंदगी को दरी के नीचे डालने का काम किया है, छुपाने का काम किया है, उसको बताने की जगह पर कि देखिए इसको साफ करने की जरूरत है, उसने और उसको छुपाया, जिससे बीमारी फैल रही है, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर तरह की। तो ये जो सिस्टम तोड़ा जा रहा है पैसे से, पैसे वाले मेडिकल कॉलेज होने ही नहीं चाहिए। जो जेन्युइन लड़का है वो डॉक्टर बने, वो लोगों की सेवा करे, ना करे तो समाज उसको क्रिटिसाइज करे। और ये लोग जो है, ये जो व्यवस्था मैनेजमेंट की है, ये जेन्युइन नहीं है। आप देखिए भारत में इंजीनियरिंग एजुकेशन खराब कब हुई? जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, क्षमा करिएगा, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज्यादा संख्या में खोल दिए गए। और अगर खोले भी जा रहे हैं तो इसमें एडमिशन जो है वो मेरिट से होनी चाहिए। ये मैनेजमेंट कोटा भ्रष्टाचार है। और देखिए ना, इसका भी एक चरित्र है धनंजय जी। ज्यादातर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसके सारे मालिक जो हैं वो तथाकथित अपर क्लास और अपर कास्ट के लोग हैं। आप अगर आंकड़े निकाल लीजिए तो वो ओन करते हैं, वो अपने लोगों को मोबिलाइज करते हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी जो इस देश का बहुतायत बहुसंख्यक आबादी है, वो और ज्यादा पीसा जा रहा है। तो ये एक्चुअली इस देश में जस्टिस के खिलाफ है। कायदे से पहला आंदोलन ये होना चाहिए कि इन सब चीजों को रिमूव करिए, और जो निचले तबके हैं उनको रेमेडी ऑफर करिए, प्रोपोर्शनेट उनको एडमिशन दीजिए, ताकि निचला तबका पहले ऊपर आए और सब बराबर हो जाए, तब जाके इस तरह की व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है। तो ये तो अपने आप में इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए नहीं, इनइक्वालिटी को बढ़ाने के लिए लागू किया गया है कि मेरी बेटी अगर नहीं योग्य है तो भी मैं पैसा दे के कैसे भी उसको मेडिकल एजुकेशन दिला के उसके करियर को सिक्योर कर लूं दूसरों की कीमत पर। तो एक्चुअली क्या करते हैं आप, जब अपने वार्ड को अनड्यू ढंग से सिक्योर करते हैं तो आप दूसरे को इनसिक्योर भी करते हैं जो मेरिटोरियस है। तो एक्चुअली दुधारी तलवार है ये। करप्शन तो अपने आप में है ये। कोचिंग इन्वॉल्व है, कोचिंग वाले पढ़ाते कम, दलाली ज्यादा करते हैं आजकल, क्योंकि कोई भी प्रतिभा आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेस कर सकती है। वो गाँव में भी उतना ही पा रहा है ज्ञान जितना वो कोटा में रह के पाता, तो दिल्ली में रह के पाता, पटना में, मुंबई में रह के पाता। तो डेमोक्रेटिक हो गया है नॉलेज टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन उसको रोकने के लिए ये मैकेनिज्म अप्लाई किया गया है, बनाया गया है, जो सबको इन नंगी आंखों से दिख रहा है। अब जो डिडवानिया का जो सेंटर है 2024 का, ये जो आंकड़े आए हैं धनंजय जी, 500 तक में आपको बीएमएस में भी एडमिशन मिल जाता है। तो अब बताइए, हर बच्चे को उस सेंटर से एडमिशन मिल गया। ये कौन सा अद्भुत सेंटर था। अब एक और आंकड़ा मैं बताऊंगा धनंजय जी, आपकी आंखें
खुली खुली रह जाएंगी। पिछले साल 2024 में, पिछले 2024 में मालूम है 67 बच्चे ऐसे थे जिनको 720 में से 720 नंबर मिले थे। वो साल भारत में मेरिट का साल था। उस साल ऐसे अद्भुत बच्चे पैदा हुए जिन्होंने अद्भुत मेधा का परिचय दिया। मैंने 67 बच्चे एक ही पूरा फुल मार्क्स पा जाए, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य देखिए 2025 में वही नहीं हो पाता है, 2026 में भी नहीं होगा। नहीं, उसमें लेकिन जो 67 में बच्चे आए थे, जब री एग्जाम हुआ, उसमें से कई बच्चे एग्जाम में शामिल नहीं हुए, भाग लिए। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको जरा मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। उसमें क्या हुआ कि 1563 बच्चे थे जिनको परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने के लिए एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया था। उस ग्रेस मार्क से उनकी मेरिट मजबूत हो रही थी। तो कुछ लड़के कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने डांटा एनटीए को, कहा कि ये जो इस परीक्षा को मैंने इन बच्चों की दोबारा एग्जाम कराइए। और जब दोबारा एग्जाम हुआ धनंजय जी, तो उस 1563 बच्चों में से मतलब 48% बच्चे तो बैठे ही नहीं, 48 से मतलब आधा धनंजय जी, 52% बैठे। चंडीगढ़ का तो एक ऐसा सेंटर था जहां कोई बच्चा आया ही नहीं। सोचिए ऐसा हो सकता है। और झज्जर के एक सेंटर पर 58% बच्चे आए। 7 बच्चे उसमें ऐसे थे धनंजय जी जिन्होंने 720 में 720 नंबर पाए थे। वो बैठे और उनको फुल मार्क्स नहीं मिला। उनकी मेरिट 1 महीने के भीतर ही पता नहीं कमजोर पड़ गई, ढीली पड़ गई। और ढीली ही नहीं पड़ी, उनके जो नंबर्स हैं वो अपने आप में कम हो गए। तो ये देखिए कि आधा बच्चे तो उन्होंने कहा कि हमको ग्रेस मार्क नहीं चाहिए, लेकिन हम दोबारा नहीं बैठेंगे। इतना साहस नहीं था उनमें, क्योंकि उनको लगा कि जो हमारे पास हमको मिला है जुगाड़ से जैसे तैसे वो भी चला जाएगा। तो 2024 का क्या सरकार जो एडमिशन लेके मेडिकल कॉलेज में मतलब स्टेथोस्कोप लगा के घूम रहे हैं, वो डॉक्टर कम और अपराधी ज्यादा हैं, तो क्या सरकार उनको पकड़ेगी? सरकार उनको हटाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है एक्चुअली। जी संदीप भाई, बिहार का तो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ उसी इलाके में कुछ लोग पकड़े गए। उसमें हुआ कि जो समझिए डॉक्टर संदीप कुमार एग्जाम दे रहे हैं, वो धनंजय कुमार की जगह एग्जाम दे रहे हैं। वो धनंजय कुमार का हर जगह नाम धनंजय कुमार है, लेकिन एग्जाम दे रहे हैं डॉक्टर संदीप कुमार। डॉक्टर संदीप कुमार एमबीबीएस कर चुके हैं पहले, और उसके बदले में 50 लाख रुपया लेते हैं। इस तरह की स्थिति जो है कैसे पॉसिबल हो जाती है? जब आप सब कुछ मैच करते हो, आधार कार्ड लेते हो, डिजिटल फिंगरप्रिंट लेते हो, तमाम चीजें लेते हो, फिर ये गड़बड़ी कैसे होती है? जाहिर है उसमें सेंटर साथ में, और सेंटर साथ में अगर है तो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के वो हो नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर सरकार चुप है, और सरकार केवल चुप नहीं है, बल्कि जो आम आदमी है, जो इससे प्रभावित यूथ है, वो भी कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं ये कर पा रहे हैं कि भाई ये किस किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। सब अपना धनंजय अपना जी, चुप। धनंजय जी जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। मैं इसमें एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि जो एक्चुअली ये जो वायरस आया है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है पेपर लीक का। ये गुजरात से आया है, गुजरात मॉडल है ये। और इस मॉडल को लोग 2014 तक समझते थे कि बहुत ही विकास का मॉडल है, और ये विकास का मॉडल विनाश का मॉडल बन चुका है। गुजरात में इतने पेपर लीक हुए हैं, और वो भी छोटे छोटे एग्जाम्स के। सबसे ज्यादा गुजरात और राजस्थान में शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। तो याद रखिएगा धनंजय जी कि ये जो मॉडल चल रहा है ना, जो आपने इशारा किया कि पैसे बटोरे जाते हैं, ऐसा मत समझिए कि 50 लाख रुपया तो बहुत कम है करियर की तुलना में। वो डॉक्टर कहीं ना कहीं से अश्योर्ड होता है कि तुम फंस भी जाओगे तो हम बचा लेंगे। बचाने वाली ताकतें कौन है धनंजय जी? पैसा इकट्ठा होता है। आप कल्पना करिए 70-80 के दशकों की भारत की फिल्मों का, जिसमें एक विलन होता था, कमजोर बस्तियों को ऐसे ही रातों रात गिरा देता था, कुछ नहीं होता था। वैसे ही ये इनको मालूम है पैसा इकट्ठा होता है और मोगैम्बो तक पहुंच जाता है। और वहां से फिर आप समझ रहे हैं कि कैसे जब समय आता है 5 साल में, उनको कैसे फिर सत्ता बनानी है। सारी चीजें, एक नेटवर्क काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा लेकिन है। लेकिन और सवाल वो है संदीप सिस्टम भाई कि इसके निकलेंगे कैसे? असली सवाल तो इससे निकलेगा कैसे देश? नि, निकले फंस तो चुके हैं, निकलेंगे जब रिफॉर्म होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेडिकल एजुकेशन का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके बगल का देश है नेपाल। नेपाल में होता क्या था कि नेपाल में मेडिकल एजुकेशन में जो प्राइवेट सीटें थी वो 25 लाख रुपए में मिल जाती थी। भारत के लोगों के लिए 25 लाख रुपए कुछ नहीं है। और मालूम है नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस के सारी सीटें भारत के स्टूडेंट से भर जाती थी। एक सामान्य डॉक्टर जो बहुत थोड़ा ईमानदार था, सामान्य आदमी, वो वहां बैठ गया, आंदोलन कर दिया उसने, वो भूख हड़ताल पे बैठ गया। नेपाल सरकार को वो जो एडमिशन की प्रक्रिया है रिवाइज करनी पड़ी। और अब वहां पर नेपाल में यूजी के एडमिशंस में प्राइवेट सीटों पर 70 लाख 65 लाख खर्च होता है। अब इंडिया के लोग जाते नहीं है, क्योंकि इंडिया में कई जगहों में इससे कम पे एडमिशन हो जाता है।
या फिर यूक्रेन में हो जाता है, रूस में हो जाता है 35 लाख 30 लाख में, तो वहां जाके पढ़ रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जो लोग वहां जाके पढ़ रहे हैं वो ज्यादा ईमानदार हैं। जो लोग यहाँ चोरी से पढ़ रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। यही न्याय है। और हमको ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए जिनमें ये भी साहस नहीं है कि वो जब योग्य नहीं है तो कहें कि हम योग्य नहीं है और डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम रिक्शा चलाएंगे लेकिन अपनी जीविका चलाएंगे। एक्चुअली इसीलिए इस देश में डिग्निटी ऑफ लेबर की दुर्दशा है, क्योंकि कोई जब गलत ढंग से डॉक्टर बनेगा तो वो एक रिक्शा चलाने वाले भाई को भाई नहीं समझेगा, तब उसको रिक्शा चलाने वाला दिखेगा, पैरों से मारेगा, उसको उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसको नीच समझेगा, उसको कम समझेगा, उसको छोटी आय वाला समझेगा। संवेदनशीलता खत्म हो जाती है धनंजय जी, जब अहंकार आ जाता है। और अहंकार बिल्कुल हमेशा सही, गलत चीजों से जो सक्सेस मिलती है उसी से आता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए, जो संदीप भाई के साथ बातचीत करके समझ में आता है कि हम पूरी तरह चक्रव्यूह में, जिसे लगता है कि फंसे हुए, दलदल में फंसे हुए बल्कि कहा जाए, और इससे निकलने का काम जो है कोई एजेंसी नहीं निकाल सकती है। सरकार भी जिस तरह से चल रही है उसमें मुश्किल है उसके लिए। आवश्यक है कि हम सब तमाम लोग जो मोरालिटी की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, उससे मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म, और वो मोरालिटी हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ना चाहिए। वो मोरालिटी सिरे से गायब हो गया है। इसको कैसे बचाना है, कैसे देखना है, वो कोई एक आदमी नहीं कर सकेगा, सबको इसमें शामिल होना होगा। और हमारी ये चिंता इसलिए है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो कमज़ोर और गरीब लोगों का नुकसान होता है। अमीर लोग तो बाहर जा कर के इलाज करा लेते हैं, अमीर लोग बाहर अपने बच्चों को भेज करके पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे फिर जो है पढ़ाई करके डिग्री तो लाते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो ये हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है, और सबको मिल करके सोचना होगा कि कैसे एक मोरल समाज बनाया जाए, मोरल सरकार बनाई जाए जो व्यवस्था को ठीक करे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर हम नए कार्यक्रम में। धन्यवाद।